दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को अपर सर्किट लगाए। स्टॉक की जो संभावना है वो काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी है। रिलायंस पावर के जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। अनिल अंबानी जो अकेले थे उनके साथ में अब दो बेटों का साथ भी उनको मिल चुका है, जिससे लगातार अच्छे फैसले लिए जा रहे। आने वाले समय में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप फिर से तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में रिलायंस पावर के आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो जेपी ग्रुप की ये कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग भी है और जिस सेक्टर में काम करी है उसका सरकार का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में क्या हमें जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जेपी एसोसिएट के लिए भले ही कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जेपी पावर के लिए फिलहाल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम करी है, कोई बड़ा कर्ज भी नहीं है और कंपनी बिजनेस में आगे बढ़ रही है। दूसरे तरफ अगर हम देखें तो इरेडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है और आप देख सकते हो कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट है जिसका ऐलान किया कंपनी ने, कुछ बड़े फैसले लिए, आने वाले समय नए सेक्टर में एंट्री की तैयारी की है। ऐसे में क्या इरेडा में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर ले तो फ्राइडे को क्लोजिंग 31.23 पर रही, 5% के अपर सर्किट के साथ। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, स्टॉक तेज़ी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो रिलायंस पावर के लिए जो सबसे बड़ी समय जीत देखें तो रिलायंस पावर सेक्टर से संबंधित कंपनी है और सरकार पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी स्कीमें लेकर आ चुकी है। रिलायंस पावर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय है, साथ में जो परंपरागत ऊर्जा है उसका काम भी कंपनी करी है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस है। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी बड़े पावर प्लांट है इस समय इंडिया के अंदर रिलायंस पावर के पास। कंपनी इस समय देखें तो गैस कोल बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करी है और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी है जिसमें सोलर विंड शामिल है और इसीलिए यह कंपनी आने वाले समय बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, इसको पूरा करने के लिए पावर सेक्टर की कंपनियां भी कमर कस चुकी है। यहाँ तक कि रिलायंस पावर भी नई एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है जिससे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण हो क्लीन एनर्जी के माध्यम से। तो यहाँ पे रिलायंस पावर ने अपने जो भी लैंडर्स थे जिनका बकाया कर्ज था उसको चुकाने के लिए उनके साथ में बातचीत की, एक रोड मैप तैयार किया और उसके तहत देखा उन्होंने एक डेट सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन किया आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक और आईडीबीआई बैंक से, और पूरे इस कर्ज के जंजाल से वो बाहर निकले, कंपनी को डेट फ्री किया। तो इन्होंने इसके लिए अपना नॉन कोर एसेट बिजनेस था उसको बेचा, जिससे इनको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन वो एसेट इनके काम आया जिस एसेट के माध्यम से इन्होंने अपने कर्ज को चुकाया। और दूसरी तरफ कंपनी के पास कैश फ्लो भी आया। इसके अलावा वर्दे पार्टनर जैसे ग्लोबल निवेशक का साथ मिला हुआ है, उन्होंने यहाँ पे इक्विटी लिया कर्ज के बदले में। तो आने वाले समय अनिल अंबानी और उनके दोनों बेटे मिलके इस कंपनी को बहुत ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। ऐसे में ये काफ़ी अच्छा मौका है कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है रिलायंस पावर में। सबसे बड़ी बात है इस बार का रिजल्ट जो काफ़ी बेहतर रहा है। आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू 1.99 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 3.66% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम -97.85 करोड़ रही, जहाँ पे 66.98% की ईयर बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -4.91% रहा, जहाँ पे 68.16% की ईयर बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो भले कंपनी लॉस में हो लेकिन लॉस में कमी आ रही है, ये सबसे बड़ी जीत है इसकी। रिलायंस पावर की स्ट्रेंथ देखो तो यहाँ पे आपको 12 पॉइंट दिखा देगा और उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी 12 है, यानी दोनों मिला के 24 पॉइंट है जो पॉजिटिव है। यानी इसके एसडब्ल्यू एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी फंडामेंटली मजबूत हो चुकी है। यहाँ पे वीकनेस मात्र 4 है और एक थ्रेड से, यानी 5 कमजोर पॉइंट के सामने 24 पॉइंट पॉजिटिव है। ये इशारा है कि रिलायंस पावर आने वाले में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, क्योंकि आईपीओ ही इसका 500 के आसपास है 2008 में। ऐसे में निवेश किया जा सकता है इस लेवल पे। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। तो 17.67 पर क्लोजिंग थी, 0.45% की तेज़ी देखने को मिली। जेपी पावर के लिए जो प्रॉब्लम रही पिछले दिनों कि इनकी जो जेपी एसोसिएट जो मेन कंपनी है वो बैंक करप्सी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की संभावना बन रही है। वैसे एनसीएलएटी की तरफ से अभी फिलहाल एक राहत दी गई है और अभी फिलहाल ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
मामला आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के देखो कि थोड़ी सी राहत तो मिली है। वैसे जेपी पावर के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जुलाई महीने में जम के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। 6 नए म्यूचुअल फंड ने जेपी पावर में निवेश किया है और एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ से बिकवाली करके नहीं निकला है। इसका मतलब जेपी पावर पे पूरा भरोसा बना हुआ इस समय म्यूचुअल फंड का। और क्यों ना हो, पावर सेक्टर की ये मजबूत कंपनी है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू की, तो आप देख लो कि दिसंबर 2030 में 2190 करोड़ के आसपास था, जो मार्च में घट के 1515 करोड़ के आसपास आ गया था, लेकिन इस बार जून में फिर से बढ़ के 1755 करोड़ तक पहुंच गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो दिसंबर 2023 में 1613 करोड़ के आसपास टोटल खर्च था, जो मार्च में घट के 788 करोड़ के आसपास आया। इस बार जून में 965 करोड़ का खर्च है। तो जैसे देखो कि रिवेन्यू बढ़ा, उस हिसाब से यहाँ पे खर्च में भी वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे तो 577 करोड़ के आसपास था दिसंबर 2023 में, जो मार्च में बढ़ के 727 करोड़ तक पहुंच गया और इस बार जून में 790 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। दिसंबर 2023 में 173 करोड़ के आसपास था, जो मार्च में बढ़ के 253 करोड़ तक पहुँच गया और इस बार 348 करोड़ तक पहुँच गया। यानी लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जेपी पावर आने वाले समय बड़ा प्रदर्शन अच्छा कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जेपी पावर में निवेश का जरिया बनता है। चलते हैं इरडा की तरफ। 239 पर क्लोजिंग थी, 1.52% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में था, लेकिन अब यहाँ से एक तेज़ी की संभावना दिख रही है। स्टॉक के नीचे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है और इसके पीछे वजह भी है। कंपनी ने अभी लेटेस्ट जो बड़ी ऐलान की है, कंपनी यहाँ पे देखो कि एक सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रही है स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को सपोर्ट देने के लिए। तो इस कंपनी के माध्यम से देखें तो जो दूसरी एनबीएफसी है और जो फाइनेंशियल संस्था है, उनके साथ में पार्टनरशिप करके छोटे छोटे जो बिजनेस है उनको भी फंड प्रोवाइड करेगी कंपनी। यानी अब ये जो बिजनेस है, अब आने वाले समय इसको दायरा इसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा भी कंपनी ने जो बड़ा फैसला लिया, इन्होंने 290 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट ले करके नेपाल की 900 मेगावाट की जो अपर करमाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसमें 10% की स्टेक ले लिया। यानी कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये आने वाले समय आपको एक बेहतर प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। इरडा में निवेश का जरिया बनता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ये बहुत मजबूत कंपनी है। नवरत्न का दर्जा हासिल कर चुकी है। 2030 तक महारत्न बनने की इनकी ख्वाहिश है, जो आने वाले समय हो सकता है समय से पहले ही पूरी हो जाए। ऐसे में इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जाए। तो यहाँ पे हम बात करें सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड की। 2806 पर क्लोजिंग थी। 9.5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, यानी 10% के आसपास की तेज़ी बनी। और इस तेज़ी के पीछे वजह है कि कंपनी 1:1 रेशियो में बोनस देने जा रही है। इसकी अब रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुके हैं। 24 अगस्त 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है। तो इस समय अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बोनस का फ़ायदा मिल सकता है। तो मंगलवार आप खरीदारी कर सकते हैं, आपको बोनस मिलेगा। सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड ने 2024-25 के लिए जो क्वार्टर 1 में रिजल्ट बताया, काफ़ी बेहतर है। नेट प्रॉफिट में 82% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो देख दो कि 134 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। पिछले एक साल पहले मात्र 74 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट था। और यहाँ पे क्वार्टर 1 में कंपनी ने 99 लाख नए डीमैट अकाउंट खोलने का एक ज़बरदस्त नया रिकॉर्ड बनाया है। काफ़ी बेहतर तरीके से डीमैट अकाउंट यहाँ पे खुल रहे हैं, जिससे बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया कि सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस ने डीमैट अकाउंट की कुल संख्या के मामले में बाजार की अपनी हिस्सेदारी को बरकरार रखा हुआ है। जुलाई 2024 में डीमैट अकाउंट की कुल संख्या बढ़कर 167 मिलियन हो गई है। जब डीमैट खातों की बात आती है तो CDSL बाजार की हिस्सेदारी अभी भी 77% के आसपास है और ये सबसे बड़े बाजार के खिलाड़ी है। और अब कंपनी देने जा रही है बोनस। ऐसे में निवेश का जरिया बनता है। यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है इस बार क्वार्टर 1 का, और ऐसे में निवेश किया जा सकता है CDSL में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।